जब सरकार से चेयरमैन ने छोड़ दी, सरकार से समर्थन वापस ले लिया, तो मेरा धर्म भी नहीं था कि मैं किसी प्रकार का कोई फ़ायदा सरकार से उठाऊं। हमें इस बात का कोई मलाल नहीं है। मैं अपने कर्म से मैं किसान भाइयों के साथ हूं। या कोई भी आदमी किसान के नाम से राजनीति करता है तो उससे गिरा हुआ आदमी मैं तो मानता नहीं। गरीबों को अनाज वितरित किया जाएगा, गुलाबी और पीले कार्ड वालों को, उसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट हो रही है और गरीब का शोषण किया जा रहा है, गुलाब के मजाक उड़ाया जा रहा है। वो शर्माएगा बेचारा, कैसे जाएगा। मैं तो ये कहूँ मनोहर लाल जैसे इसी सेशन के अंदर कोई ऐसा प्रस्ताव लेके आए जो इस अंकुश लगे, इस नौकरी के मामले में कम से कम बच्चों के साथ खिलवाड़ न हो। नमस्कार, मैं सुनील पांडे, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय खबर। मैं उपस्थित हूँ सोमवीर सांगवान के पास और ये खाप के प्रधान भी हैं और किसानों के साथ लगातार ये डटे हुए हैं अभी तक। मैं जानता हूँ सोमवीर सांगवान जी से कि अभी हरियाणा के अंतर्गत क्या हलचल चल रही है। जी सर, अभी जो सरकार की तरफ से ये अभी 3 व्यक्तियों में से समिति से हटाया, तो उसका क्या रीज़न था सर? ऐसा है कि एक सिस्टम है जी, विधानसभा की समिति बनती हैं जी, उनमें से 2 समितियों का मैं भी मेंबर था जी। ये विधायकों का अधिकार होता है, उसमें अपनी बात रखते हैं, कमेटी बनती है। तो कुलदीप बिश्नोई जी और किरण चौधरी जी और मेरे को तीनों ने ही कल शाम को ही तीनों कमेटियों से निष्कासित हमारे को करा है जी। उन्होंने कहा कि आरोप लगाया कि हम जो है 9 महीने से लगातार कंटिन्यू आप कोई मीटिंग अटेंड नहीं कर रहे। ये स्वाभाविक है, मैं सच्चाई है, मैंने अटेंड करा नहीं, क्योंकि मैं तो किसान आंदोलन के अंदर लगा हुआ था और किसी कमेटी का किसी भी प्रकार का फ़ायदा जब सरकार से चेयरमैन ने छोड़ दी, सरकार से समर्थन वापस ले लिया, तो मेरा धर्म भी नहीं था कि मैं किसी प्रकार का कोई फ़ायदा सरकार से उठाऊं। इसलिए 9 महीने से लगातार कंटिन्यू मैंने कोई कमेटी अटेंड नहीं करी, जिसके कारण अध्यक्ष जी ने हमारे को निष्कासित कर दिया। आई एम वेरी हैप्पी, मुझे कोई मलाल नहीं है, किसी प्रकार कोई पछतावा नहीं है। सर, आपको ये नहीं लगता कि ये जो निष्कासित करने का मतलब ये है कि जो किसानों का आप सपोर्ट कर रहे हैं इस वजह से ऐसा है? चाहे वो कुछ भी कारण लगाएं, आप किसान से लगाएं या मैं तो ये कहूँगा कि और तो कोई आधार ही नहीं है। सिर्फ वो है कि भाई अटेंड न करने के कारण निष्कासित करे है, तो वो उसमें कौन सी बड़ी बात है। हमें इस बात का कोई मलाल नहीं है। मैं अपने कर्म से मैं किसान भाइयों के साथ हूँ, एक किसान का बेटा हूँ, किसान के घर में पैदा हुआ हूँ। किसान लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके लिए तो समिति क्या कोई और भी कोई कुर्बानी देनी पड़े तो उसके लिए भी मैं तैयार हूँ। जी सर, आप खाप के प्रधान भी हैं हरियाणा के अंतर्गत, तो हरियाणा में खापों में क्या चल रहा है सर अभी? ऐसे राजा हर्षवर्धन ने 604 ईस्वी से खापों का सिलसिला शुरू हुआ था। खापों का मतलब है 36 बिरादरी का भाईचारा, यूनाइटेड एक सिस्टम, गैर राजनीतिक एक मंच है जहाँ न्याय मिलता है, जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं, अगर समाज में कोई बुराई आती है तो उसको रोकने का काम करते हैं। तो इसी प्रकार तमाम खापें जब 26 नवंबर को जो पंजाब के भाई संयुक्त मोर्चे ने जो दिल्ली के लिए आह्वान कराया, तो हरियाणा सरकार की तरफ से उनके रास्ते में बैरिकेटर लगाए, रास्ते रोका गया, रास्ते खोदे गए। तो तमाम खापों ने रोहतक के अंदर इकट्ठा होकर फैसला किया गया कि तमाम खापें हम तन से मन से धन से इनका सहयोग करेंगे। और क्योंकि खापों के भाई भी किसान हैं, वो भी किसी न किसी हर एंगल से 36 बिरादरी के भाई किसानी से जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने फैसला किया और उसके बाद लगातार आज तक कंटिन्यू लगातार 9 महीने से इस किसान आंदोलन का तमाम खापे साथ लगी हुई हैं, तन से मन से धन से। सर, अभी आपको क्या लगता है कि ये किसान आंदोलन अभी चलता रहेगा या चुनाव आने पर वो ऐसी कोई योजना मोदी जी निकाल देंगे कि बंद हो जाएगा या वो कानून रद्द कर दिए जाएंगे, ऐसा क्या लगता है सर? ऐसा है कि आज 9 महीने 26 तारीख को 9 महीने हो जाएंगे, किसान की कभी हार नहीं हुई। सेल्फ इंडिपेंडेंट 85% छोटी किसानी अपने स्वरोजगार के आधार पर अपना काम कर रही है। सरकार अपनी हठ धार्मिकता के आई हुई है, कानून वापस नहीं लेना चाहती। मैं तो ये कहता हूँ कि सरकार को कानून वापस लेना चाहिए। ऐसी कौन सी आफत जब किसान चाहता नहीं, जनता चाहती नहीं, तो उसको क्यों थोप रहे आप? सरकार ने देश के हित में, समाज के हित में तीनों कानून वापस करने चाहिए और किसानों को बीच के सम्मान के साथ, इज्जत के साथ किसानों की विदाई होनी चाहिए, क्योंकि किसान अगर बर्बाद हो गया तो देश बर्बाद हो जाएगा।
सर एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा, जैसे राकेश टिकैत जी हैं, अभी चंडीगढ़ में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, पीछे भी मोहाली में भी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, तो ऐसा तो नहीं लगता कि राकेश टिकैत जी पॉलिटिशियन में आना चाहते हैं, इसलिए इस किसानी मुद्दा को बढ़ाया हुआ इन्होंने? ऐसा है, चाहे भाई राकेश टिकैत हो जी चाहे कोई भी हो, जी चाहे चढ़ोने जी हो या दूसरे और संयुक्त मोर्चे का कोई भी पदाधिकारी हो, जी इस टाइम ये टाइम राजनीति का नहीं है, ये टाइम एक दूसरे की टांग खिंचाई का नहीं है, ये टाइम है सब भाई मिल के इस किसान आंदोलन को सफल बनाना, सरकार से 3 कानून वापस कराना, एमएसपी की गारंटी के साथ इस आंदोलन की विदाई हो, किसान भाइयों की विदाई हो। उसके बाद में कोई इलेक्शन लड़ना चाहे इलेक्शन लड़े, कोई पार्टी बनाना चाहे पार्टी बनाए, क्योंकि बाबा भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के अंदर सबको अधिकार दे रखे है। कोई भी भाई जो देश का नागरिक है, 21 साल की उम्र है जिसकी, वो इलेक्शन लड़ सकता है। तो उसके बाद में बनाए, आज समय नहीं है, आज राजनीति का समय नहीं है, आज समय है किसान आंदोलन को सफल बनाना, किसान की विजय श्री को लेकर विदाई हो। मैं तो ये कहना चाहता हूँ और ये भी कहना चाहता हूँ, अगर कोई आदमी, कोई भी इसका पदाधिकारी या कोई भी आदमी किसान के नाम से राजनीति करता है तो उससे गिरा हुआ आदमी मैं तो मानता नहीं। और टाइम बथेरा कर लेना, राजनीति कौन मना करता है? बिल्कुल सही है सर। 2013 के अंतर्गत किसानी आंदोलन हुआ, उसमें बाबा रामदेव ने जनानी के कपड़े पहनकर उनको रात में निकलना पड़ा। उसके बाद में केजरीवाल के टाइम में अन्ना हजारे आंदोलन आया, वो सीएम बन गए। तो आपको क्या लगता है कि अभी क्या होने वाला है? ऐसा चाहे कोई आंदोलन हो जी, आंदोलन में नेतृत्व उभरता है जी, जयप्रकाश नारायण जी ले, जी, अन्ना हजारे जी ले, जी, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ले, जहाँ जहाँ आंदोलन होता है तो उसमें नेतृत्व पनपता है और नेतृत्व लोग उसको परखते हैं। जी, क्या ये आदमी अपनी जबान पर, अपने कर्म पर स्टिक है, जी, क्या ये जिस प्रकार का ये प्रदर्शन कर रहा है क्या उसके लेवल में है? उसी का परिणाम है कि हो सकता है कुछ भाइयों के दिमाग में ये भी हो, अभी हम नेतृत्व कर रहे हैं तो इसके बदले में हम कोई पार्टी खड़ी हो जाए, हम राजनीति करें, वो उनकी इच्छा है। वो सोच सकते हैं, बोले इंग्लैंड जाना चाहता हूँ, कितना खर्चा लगेगा? बोला चमन नहीं लगेगा। बोले के बात? बोले 25 मैंने सोच ली जाने की। वो अपने विचार बनाए, प्लान बनाए, योजना बनाए, उनका काम है। लेकिन इस टाइम ये नई योजना ने प्लान बनाया टाइम नहीं है। मैं तो पहले भी कह रहा हूँ, इस टाइम है सिर्फ और सिर्फ आंदोलन लड़ाई लड़ने का। सर अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस जब होती है तो माननीय खट्टर जी कहते हैं कि हरियाणा को स्वर्ग बना देंगे, बहुत सारी योजनाएं लॉन्च करते हैं, लेकिन वो ग्राउंड लेवल पे कहीं दिख नहीं रही है। ऐसे उस पर क्या कहना है सर आपका? ऐसा स्वर्ग बन तो गया हरियाणा जी, आप देखिए, जी, कल है जी, सरकार गरीबों को राशन बांट रही है। जी, ये स्वर्ग की शुरुआत तो है। ये 96 रुपये का वो थैली पैक करके दे रहे हैं। उस थैली के ऊपर एक 100 रुपये की एडवर्टाइजमेंट होगी। और जो मजदूर 500-600 रुपये मजदूरी करेगा, वो उस 96 रुपये के पैकेट के लिए वो मजदूरी छोड़ के वापस आएगा। और उसके ऊपर पहली बार ऐसा हो रहा है। ये राशन की प्रणाली तो बहुत पुरानी है, कोई आज से थोड़ी है, देश आज़ाद है जब से शुरू कर रखी है। तो उसमें पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो राशन का जो गरीबों को अनाज वितरित किया जाएगा, गुलाबी और पीले कार्ड वालों को, उसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट हो रही है और गरीब का शोषण कराया जा रहा है, गरीब के मजाक उड़ाया जा रहा है। वो शर्माएगा बेचारा, कैसे जाएगा? हिंदुस्तानी स्वाभिमानी आदमी, स्वाभिमान को ठेस पूछेगी। वो गरीब आदमी लाचार बेबस होके अपनी मजदूरी छोड़ के आएगा, रुपये सामान मिलेगा, उसको अनाज मिलेगा 96 रुपये, मजदूरी चली जाएगी उसकी 500 रुपये की। और सरकार ने उसको भी अपनी एडवर्टाइजमेंट का माध्यम बनाया। ये जिस प्रकार का सिस्टम जो है ये आधारित नहीं है, प्रैक्टिकल होना चाहिए था। बच्चों को रोज़गार देना चाहिए था, उनको अच्छी सुविधा देनी चाहिए थी। उनको जो दूसरी सुविधा थी, सरसों का तेल था, मिट्टी का तेल था, मूंगफली का तेल था, चीनी थी, सब कुछ गायब हो गया। तो सिर्फ इस 5 किलो के पैकेट से उस गरीब का भला नहीं हो सकता। और ये सिर्फ मैं समझता हूँ कि पूरे समाज के अंदर एक मजाक बन कर रह जाएगा। इससे गरीब की आत्मा को ठेस पहुँचेगी। गरीब को जो भला होना चाहिए था वो भला नहीं होगा। सिर्फ एडवर्टाइजमेंट करने से सरकार का काम नहीं चलेगा। सर एक और बात, हरियाणा के अंतर्गत बेरोजगारी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। सरकार अभी पीछे पुलिस भर्ती निकली थी, उसमें भी कुछ
अराजक तत्व पकड़े गए और आगे इस पे कार्रवाई चलती रही, तो आपको क्या लगता है कि बेरोजगारी खत्म होगी हरियाणा की या नहीं सर? ऐसा है कि हरियाणा नहीं, जी पूरे हिंदुस्तान की बेरोजगारी चरम सीमा पे। जी हर गांव के अंदर 500 700 जवान घूम रहे हैं। वो हिंदुस्तान का भविष्य है। किसी सरकार, किसी नेता के पास उनकी कोई योजना, को प्लान नहीं है। इस हिंदुस्तान का भविष्य का क्या किया जाए? अब आप देखिए, पीछे से जितने भी डिपार्टमेंट हैं लगभग सारे मोदी जी की सरकार ने प्राइवेट कर दिए। सरकारी नौकरी तो ख़त्म होगी। CGL की 20,000 वैकेंसी सालाना निकलती थी, पिछले 3 साल से 20,000 घटा के 6,000 कर दिए। 6,000 की भी आज तक कोई भर्ती 3 साल से नहीं हो रही। तो नौजवान बेरोजगार है, माँ बाप ने पढ़ा दिया, वो कहाँ जाए? वो भार बन गया। इसलिए वो अपने आप को अनफिट फॉर समझता है। अनफिट समझता है कि समाज के अंदर मेरे माँ बाप ने मेरे को कमाया, सुसाइड कर रहे हैं, बच्चे तड़प रहे हैं, अपराध की तरफ बढ़ रहे हैं, नशे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो सरकार को चाहिए रोज़गार अवसर पैदा करना। 2 करोड़ नौकरी देने के वादा सरकार ने किया था, लेकिन आज देखिए कितना। तो समाज जिस प्रकार की व्यवस्था देख रहा है, सारा बेड़ा गर्क हो गया है। जहाँ तक हरियाणा प्रदेश की बात है, माननीय मनोहर लाल जी 7 साल से प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। 2 साल से तो हम भी विधायक हैं। पहले बीजेपी में थे, सरकार में पार्टी के अंदर शामिल थे। टिकट न मिलने के कारण भी लोगों ने निर्दलीय बना दिया। लेकिन इस 7 साल के दौरान भर्ती के 28 पेपर हुए और 28 के 28 पेपर लीक हुए। एक पेपर का फार्म भरने के बच्चे के लिए 2,000 3,000 रुपये 2,500 रुपये खर्च करता है। कई 100 करोड़ हज़ारों करोड़ रुपये सरकार के पास इकट्ठा हो जाता है। वो बेरोजगार बच्चा पैसा इकट्ठा करके फार्म भरता है, तैयारी करता है, मेहनत करता है और उसके बाद में 2 साल में पेपर हुआ, 3 साल में पेपर हुआ, अपना टाइम लगाया, अपने भविष्य की तलाश में लगा रहता है और लास्ट में आता है तो फिर वो पेपर लीक हो जाता है। मैंने तो पिछली विधानसभा में उठाया था। आज के दिन बहुत बड़ी समस्या है पेपर लीक वाली। बच्चा यहाँ बैठा है, पेपर जेंट के बैठ के हो रहा है। बच्चा यहाँ बैठा है, पेपर बॉम्बे में हो रहा है। सर, जितने भी ये जो ऑनलाइन वाला सिस्टम था ना, इसने बेड़ा गर्क कर दिया। कंप्यूटर के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से पेपर करने वाला कोई और, देने वाला कोई और। जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो रह जाते हैं, जो 3rd डिग्री पास है, जिनको कुछ खखर नहीं आता, वो पेपर करके नकल मार के पैसे दे के भर्ती हो जाते। फिर दूसरी बात यह है कि मैं ये कहता हूँ कि जिसके कारण पेपर लीक हुआ, जिस अधिकारी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसके खिलाफ, चाहे वो चेयरमैन हो, चाहे उसका कोई मेंबर हो या उसका कोई मुखिया, तो उसके खिलाफ तुरंत प्रभाव से सबसे पहले उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी चाहिए। हर बार मजाक बना दिया पूरे हिंदुस्तान के अंदर। हरियाणा सरकार की, हरियाणा प्रदेश की फजीती हो रही है। यहाँ जो सरकार ने प्रचार कराया था, न पर्ची न खर्ची, नया सिस्टम होगा हरियाणा के अंदर। वो पर्ची भी, वो खर्ची भी, सारा सौदा एज इट इज़। और पर्ची खर्ची होने के बाद में नौकरी की कोई गारंटी नहीं। ये भी नहीं पता पेपर होगा कि नहीं होगा। होगा तो पेपर आउट होगा तो भी किसका सिलेक्शन होगा कुछ नहीं पता। प्योर अंधकार में सारा सौदा है। आज नौजवान अपने आप को भटका हुआ महसूस करता है और ये खोजता है कि हर बार उनके पास लूट खसोट होती है, पेपर के पैसे भी रहते हैं, फिर पेपर कैंसिल। और हरियाणा के अंदर इससे बड़ी बात और भी क्या हो सकती है? जो DC रेट के ऊपर ठेकेदार के थोड़े लगते हैं, वो 10-12 हज़ार की नौकरी है। उसके लिए भी ठेकेदार 50-50 60-60 हज़ार पैसे देके उस पर नौकरी लगा रहे हैं। और नौकरी के साथ साथ भी उनकी बदली भी करने लगे। आजकल बदली के भी पैसे शुरू हो गए, तो कैसे काम चलेगा? तो जवान भटक रहे। मैं तो ये कहूँ मनोहर लाल जैसे इसी सेशन के अंदर कोई ऐसा प्रस्ताव लेके आए जो इस अंकुश लगे, इस नौकरी के मामले में कम से कम बच्चों के साथ खिलवाड़ न हो। जो वाकई में जो हकदार है, जो मेहनती है, जो ईमानदार है, जो आगे बढ़ना चाहता है, नौजवान काबिल है, उसका सिलेक्शन होना चाहिए। निष्पक्ष भाव से, बेलाग लपेट बेदाग साफ सिस्टम से होकर सिलेक्शन होना चाहिए, जो प्रदेश का आगे बढ़े। दूसरे जो सारा सौदा है आप देख रहे हैं, सबसे बड़ा मुद्दा कारण है इसका भ्रष्टाचार। जो पेपर लीक हो रहे हैं, कई बार पकड़े गए फिर बार। तो इसलिए मेरी तो यही है कि इस समस्या का समाधान होना चाहिए। हिंदुस्तान के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो। नकल के ऊपर तुरंत प्रभाव से अंकुश लगना चाहिए। तुरंत प्रभाव से पेपर लीक वाले में, नौकरी वाले मामले में पारदर्शिता होनी चाहिए, खुली किताब की तरह होना चाहिए। मेहनती बच्चे को आगे बढ़ना चाहिए, काबिल बच्चे का सिलेक्शन होना चाहिए।
लास्ट एक क्वेश्चन सर आपसे है कि क्या इस अर्थव्यवस्था को लेकर यहाँ की जनता अभी दोबारा बीजेपी सरकार को यहाँ पे लाएगी या नहीं? 3 साल पहले कौन बता सकता है? जी जो आज की हालात परिस्थिति हैं, जी माननीय मोदी जी जी जहाँ सारे जाते थे, जी। नारे गूंजते थे, जी मोदी 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 हैं तो मुमकिन है, जी जनता के अंदर रोष था, जी। उसमें हम भी सपोर्टर थे। जी लेकिन आज जो हालात परिस्थिति है, कल क्या होगा तो आने वाला भविष्य बताएगा। हाँ, हम तो आगे भविष्य वक्ता तो नहीं है, लेकिन हालात परिस्थिति बता देती है। बारिश आएगी, बूंदाबांदी बादल है तो समझो बारिश आएगी, हालात परिस्थिति बनते हैं। आज की जो देश की परिस्थिति है, जिस प्रकार पश्चिम बंगाल में चुनाव होया, बीजेपी हारी, मोदी जी ने 50-60 जनसभा करी, प्रधानमंत्री वर्सेस पीएम वर्सेस सीएम का इलेक्शन बना दिया, और उसके बाद में वहाँ पार्टी हारी। उसके बाद में 500 स्टेटों में चुनाव नजर है। इस आंदोलन का हिंदुस्तान की राजनीति में हाल और आने वाले टाइम में इस आंदोलन का 100% असर पड़ेगा, और इसका रिजल्ट, इसका खामियाजा देर सवेर सरकार ने और पार्टी ने झेलना पड़ेगा। सर, आपने कीमती समय दिया, राष्ट्रीय खबर से बात करने का धन्यवाद। जैसा कि सोमवीर सांगवान जी हमारे साथ बैठे थे और इन्होंने बहुत सारी बातें की हरियाणा से रिलेटेड, और देश के लिए भी ये चिंताजनक बात कही कि जो बेरोज़गारी का मुद्दा बढ़ता जा रहा है, लोग बेरोज़गार होते जा रहे हैं, कोरोना टाइम में भी लोग बहुत ज़्यादा बेरोज़गार हैं। मैं सुनील पांडे, राष्ट्रीय खबर, पंचकुला, हरियाणा। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें राष्ट्रीय खबर टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।